हेलो 11th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। और एक बार फिर से मैं आप सभी 11th क्लास ज्योग्राफी के बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने जो आपकी ज्योग्राफी की सेकेंड बुक है ना, भारत का भौतिक पर्यावरण, इसका अध्याय 3 हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, लेसन 3। और लेसन का नाम क्या था? अपवाह तंत्र, यानी ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र के हम लोगों ने भाग 3 तक पढ़ लिया था ना। आज हम लोग इस लेसन का भाग 4 यानी पार्ट 4 और लास्ट भाग पढ़ेंगे। आज ये लेसन आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले भाग 3 में हम लोगों ने जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा था वो था हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, है ना। तो प्रायद्वीप भारत की नदियों के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कौन सी नदियाँ हैं प्रायद्वीप भारत में, और वो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, और उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, और वो नदियाँ कहाँ गिरती हैं। तो प्रायद्वीप भारत में हम लोगों ने नर्मदा, ताप्ती देखा था, जो पश्चिम में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। और इधर पूरब में जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, उसमें हम लोगों ने महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, इन नदियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो पार्ट 4 है, इसमें हम लोग भारत में बहने वाली कुछ छोटी छोटी नदियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, छोटी नदियाँ कौन सी हैं, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम यानी अरब सागर की ओर, और पूरब यानी बंगाल की खाड़ी की ओर। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों हिमालयी व प्रायद्वीप नदियों की तुलना, और फिर उसके बाद नदी की प्रवाह प्रवृत्ति, है ना, या बहाव की प्रवृत्ति। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। तो पश्चिम ऐसा हमने बताया कि अरब सागर, है ना। आपको मैं मैप दिखाती हूँ। तो अरब सागर ये पश्चिम भाग है ना भारत का, जिधर अरब सागर है वो भारत का पश्चिम भाग कहलाता है, और इधर अरब बंगाल की खाड़ी है, ये कहलाता है आपका भारत का पूर्वी भाग। तो पश्चिम भाग में बहने वाली जो नदियां हैं तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप भारत की बहुत सारी अनेक छोटी छोटी नदियां हैं, है ना, जो बहुत छोटा रास्ता या तय करके अरब सागर में क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं, मिल जाती है, अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती। तो अगर हम गुजरात से शुरू करें बच्चों, तो गुजरात में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें आप देख सकते हो, मैंने कुछ नदियों को इसमें दिखाया है। एक ये आपकी है साबरमती, साबरमती नदी, है ना, और ये है माही नदी, माही, और ये है साबरमती। नीचे मैंने दिखाया है ये ढाढर है, ढाढर नदी जो छोटी नदी है। और दूसरी नदी है, इधर मैंने लिखा है शेत्रुनिजी, शेत्रुनिजी नदी। ये छोटा सा मैंने एरो बनाकर यहाँ लिख दिया है, ब्लू कलर से ये नदी हमने दिखाई है। तो शेत्रुनिजी, ढाढर, माही, साबरमती, भद्रा, ये सब गुजरात की नदियाँ हैं जो छोटी हैं और छोटा रास्ता तय करके अरब सागर में क्या हो जाती हैं, गिर जाते हैं। इन सब में साबरमती और माही ये दोनों गुजरात की सबसे क्या हैं बच्चों, प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग दक्षिण की ओर चलते हैं। तो आपके महाराष्ट्र में भी अनेक छोटी छोटी नदियां हैं, इसमें वैतरणी है, कालिंदी है। फिर आते हैं हम गोवा में, गोवा में है हमारा मांडवी और ज्वारी नदी। मांडवी जो है वो आपकी गोवा की जो है वो सबसे बड़ी नदी है, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी
ज्वारी नदी है ना। तो ये दो महत्वपूर्ण गोवा की नदियां हैं जो पश्चिम में अरब सागर में क्या होती हैं, जाकर मिलती हैं। फिर उसके बाद आते हैं गोवा के नीचे कर्नाटक। तो कर्नाटक में शरावती नदी है, शरावती नदी है ना, जो अरब सागर में मिलती है, पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है, और अरब सागर में गिरती है। शरावती नदी एक बहुत प्रसिद्ध भारत का फॉल बनाती है बच्चों, प्रपात बनाती है, जिसको हम जोग प्रपात के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक के बाद हम नीचे अगर बढ़ें तो ये आ जाता है हमारा केरल। केरल में भी अनेक छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें दो यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक है बच्चों भरतपुजा और दूसरी है पेरियार। भरतपुजा जो है वो आपकी यहाँ की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी जो है वो मानी जाती है, और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों से क्या होती है, निकलती है, और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में मिलती है। पेरियार केरला की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ना। पेरियार पर केरला का सबसे बड़ा बांध है, जिसको हम इडुक्की बांध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों पश्चिम में बहने वाली प्रायद्वीप भारत की कुछ छोटी नदियाँ। अब चलते हैं, दूसरा हमारा कौन सा आता है, दूसरा आता है पूरब की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। तो पूरब की ओर भी प्रायद्वीप भारत में अनेक छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, जो है ना बंगाल की खाड़ी में क्या होती हैं, जाकर मिलती हैं। तो अगर हम इधर ऊपर से शुरू करें तो पूरब में सबसे पहले आता है हमारा ये उड़ीसा। तो उड़ीसा में अनेक छोटी छोटी नदियाँ, महानदी तो है ही है, महानदी तो सबसे बड़ी नदी है ना, जो यहाँ चिल्का झील के पास गिरती है ना। तो महानदी के अलावा यहाँ अनेक छोटी छोटी नदियाँ हैं। जैसे पहला जो नदी है महानदी के बाद, ये हमने यहाँ लिखा है, वो है ब्राह्मणी नदी। फिर उसके बाद ब्राह्मणी के ऊपर आती है ये वैतरणी, वैतरणी के ऊपर है आपकी स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, ये छोटी छोटी नदियां हैं जो कि उड़ीसा में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। उड़ीसा के बाद नीचे अगर हम चलें तो इधर आ जाता है हमारा तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य। तो यहाँ आपको दिखेंगी पेन्नार नदी, पलार नदी और बेगाई नदी। पेन्नार और पलार ये दोनों का उद्गम कर्नाटक से है, और ये दोनों कर्नाटक से निकलने के बाद पूरब में बहती हैं और तमिलनाडु में है ना, ये आकर बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती हैं, गिर जाती हैं। उसके बाद सबसे नीचे आपको एक छोटी नदी और दिखाई दे रही होगी, ये है बेगाई। बेगाई जो है वो दक्षिण भारत की या प्रायद्वीप भारत की सबसे दक्षिण की नदी है ना। और ये नदी भी पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है बच्चों, गिर जाती यानी मिलती है। तो ये है भारत में बहने वाली अनेक छोटी छोटी नदियाँ जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरती, यानी पश्चिम में और पूरब में गिरती हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, वो है हिमालयी व प्रायद्वीप नदियों की तुलना। अगर हमने अभी पढ़ाया है बच्चों आपको हिमालय यानी हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के बारे में, जिसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रायद्वीप नदियों के बारे में, है ना। तो प्रायद्वीप नदियों में हमने आपको बताया नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं। तो अगर हमें इनको तुलना करना चाहें तो इनको हम आसानी से, इनमें कई सारी क्या हैं ऐसी विशेषताएं पाई जाती जिनके आधार पर हम इनमें अंतर कर सकते हैं। तो अगर हम तुलना करना चाहें तो इनको हम दो भागों में रख सकते हैं भारत की नदियों को, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीप नदियाँ। तो सबसे पहले हम इनका उद्गम देखेंगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालयी नदियाँ कहाँ से उद्गम मतलब निकली हैं, है ना, यहाँ कहाँ से उनका जन्म हुआ है। और उसके बाद
कहाँ वो गिरती है। तो उद्गम स्थल अगर हम देखें तो हिमालयी नदियाँ जो हैं, यानी हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, वो ज़्यादातर कहाँ से निकलती बच्चों? हिमालय की बर्फीली चोटियों से, है ना। कहाँ है हिमालय? आपको पता है हिमालय ये पूरा हिमालय है। तो हिमालय की चोटियों से निकलती, बर्फीली चोटियों से निकलती, ठीक है। जबकि जो हमारे प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं, ये प्रायद्वीप पठार से और जो मध्य उच्च भूमि है, हाईलैंड जो यहाँ पाए जाते हैं, वहाँ से निकलते, यानी कम ऊंचे पर्वत या पठारों से प्रायद्वीप भारत की नदियाँ क्या हैं? निकलती हैं। तो दोनों का उद्गम है ना अंतर, ये हिमालय से निकली हैं और ये प्रायद्वीप पठार और मध्य उच्च भूमि यानी प्रायद्वीप भारत के पठार और कम ऊंचे पर्वतों से इनका उद्गम हुआ है। दूसरा अंतर अगर हम देखें तो इनकी प्रवाह प्रवृत्ति पर, है ना। तो प्रवाह प्रवृत्ति अगर देखें तो दोनों की प्रवाह प्रवृत्ति जो है वो अलग है। यानी जो हमारी हिमालयी नदियां हैं, ये कैसी नदियां हैं बच्चों? ये 12मासी हैं। 12मासी मतलब इनमें 12 महीने जल का प्रवाह रहता है ना, जल से भरी रहती। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनको हिम नदी यानी जो बर्फ की नदी होती है, हिमानी होती है, उनसे और वर्षा से जल की क्या होती है? प्राप्ति होती है। जबकि जो हमारी प्रायद्वीप नदियां हैं वो कैसी हैं? मौसमी हैं। मौसमी मतलब ये वर्षा में मानसून पर निर्भर रहती हैं, है ना। मानसून के दिनों में ये पानी से भरी रहती है, इनमें तीव्र प्रवाह होता है, लेकिन वह मानसून ख़त्म हो जाता है तो ये इनमें पानी जल की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इनका प्रवाह कम हो जाता है। तीसरा अंतर अगर हम देखें तो इनके अपवाह प्रकार पर, तो दोनों हिमालयी और प्रायद्वीप जो भारत की नदियाँ हैं, दोनों के अपवाह में भी, दोनों का जो अपवाह प्रकार है, पैटर्न है, उसमें भी अंतर है। और जो हमारे हिमालयी नदियाँ हैं वो जब हिमालय से उतरकर मैदानों में आती हैं तो उनका जो प्रारूप बनता है, वो हमने पढ़ाया था आपको पिछले भाग में, वृक्षाकार होता है ना। कैसी होता है इनका प्रारूप? किस प्रकार बनाती हैं? कैसा पैटर्न? वृक्षाकार। जबकि जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं उनका प्रारूप होता है आर्य या व आयताकार, है ना। ये आर्य व आयताकार प्रारूप बनाती हैं और ये वृक्षाकार प्रारूप बनाती हैं। चौथा पॉइंट्स अगर हम इनकी तुलना में देखें तो वो है नदी की प्रकृति। तो जो हमारी हिमालयी नदियां हैं वो लंबा मार्ग तय करती हैं, है ना। लंबा रास्ता तय करके वो बंगाल की खाड़ी में क्या होती हैं? जाकर गिरती हैं। और साथ ही बच्चों हिमालय की जो नदियां हैं वो जब मैदानों में आती तो मार्ग बदलती हैं, है ना, और अपने रास्ते में विसर्प बनाती हैं। विसर्प यानी मोड़ बनाती हैं। जबकि जो हमारे प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं ये छोटे और निश्चित मार्ग, ये अपना मार्ग नहीं बदलती हैं, ये अपना मार्ग बदलती हैं, लेकिन इनका मार्ग कैसा है? छोटा है। आपने देखा ना, सब जितनी हमारी नदियाँ सब छोटा छोटा मार्ग तय करती है ना, सभी नदियों का मार्ग क्या है? छोटा है। तो छोटा मार्ग तय करती है, इनका मार्ग निश्चित होता है। पांचवा पॉइंट अगर हम दोनों की तुलना में देखें तो वो है जल ग्रहण क्षेत्र। तो हमने शुरू में पढ़ाया था आपको, जो नदी द्रोणियाँ हैं हमारी हिमालय की, चाहे वो गंगा का द्रोणी हो, चाहे वो सिंधु नदी द्रोणी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र, ये सभी द्रोणियाँ जो बहुत विशाल हैं, बहुत बड़ी हैं। जबकि जो प्रायद्वीप भारत की नदियों की द्रोणियाँ हैं बहुत छोटी हैं। गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों की द्रोणी जो है, अपवाह क्षेत्र जो है बहुत छोटा है। तो ये विशाल यानी बड़ी द्रोणी बनाती हैं और ये छोटी द्रोणी का निर्माण करती हैं। छठवां पॉइंट है नदी की आयु। नदी की आयु के आधार पर भी हम इनकी तुलना कर सकते हैं। जो हमारी हिमालयी नदियां हैं वो युवा हैं, युवा नदियां हैं, यंग नदियां हैं, है ना, और क्रियाशील है। मतलब वो ज़्यादा अपर्दन का काम, कटाव का काम ज़्यादा करती हैं और इसलिए वो अपनी घाटियों को गहरा करने का काम ज़्यादा करती है। हिमालय की नदियों की घाटियाँ ज़्यादा गहरी होती हैं। जबकि जो हमारा प्रायद्वीप भारत की नदियाँ हैं ये प्रौढ़ हो गई हैं, यानी मैच्योर हो गई हैं,
अब मैच्योर होने के कारण इनकी जो ये क्रियाशील नहीं है ज़्यादा, है ना, ये कटाव ज़्यादा नहीं करती हैं और इनका जो कटाव ये किसी तरह की घाटी का निर्माण नहीं करती, जबकि ये जो हैं वो घाटियों का निर्माण करती हैं। तो ये प्रौढ़ हो गई हैं और ये युवा हैं, ये ज़्यादा क्रियाशील हैं, ये नहीं हैं, है ना, ये घाटियों का निर्माण करती हैं, जबकि ये किसी भी प्रकार की घाटी का निर्माण नहीं करती, यानी ये अपने आधार तल में जा पहुँची हैं। तो ये है हिमालयी और प्रायद्वीप भारत की नदियों की तुलना। अब चलते हैं, हमारा चौथा हेडिंग क्या है बच्चों? चौथा हेडिंग है नदी की प्रवाह प्रवृत्ति, यानी नदी के बहाव की प्रवृत्ति। अब ये क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो नदी के बहाव की प्रवृत्ति या नदी के प्रवाह की प्रवृत्ति। सबसे पहले नदी के बहाव की प्रवृत्ति है, किसको बोलते नदी बहाव प्रवृत्ति? तो नदी में बहने वाले जल की मात्रा को समान नदी की बहाव प्रवृत्ति कहते हैं, यानी नदी में बहने वाले जल की मात्रा को ही सामान्य नदी की बहाव प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, नदी बहाव प्रवृत्ति को हम उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियों का अलग अलग देख सकते हैं बच्चों। उत्तर भारत की जो है नदियां हैं वो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं और 12 मासी नदियां हैं, यानी 12 महीने इनमें जल रहता है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से अपना जल प्राप्त करती हैं? ये अपना जल हिमालय से पिघलने वाली बर्फ और वर्षा से प्राप्त करती हैं, इसलिए उत्तर भारत की नदियाँ 12 मासी हैं। यही नहीं बच्चों, जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं, जैसे उदाहरण के लिए गंगा नदी में, है ना, न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि में होता है, यानी गंगा नदी में पानी का सबसे कम प्रवाह कौन से महीने में होता है? जनवरी और जून के समय होता है। और सबसे ज़्यादा प्रवाह गंगा में होता है, अधिकतम प्रवाह जल का होता है जब ये एकदम पानी से क्या रहती, भरी रहती, ओवरफ्लो होने लगती, वो महीना होता है अगस्त और सितंबर का। और आप जानते हो अगस्त और सितंबर बारिश का महीना होता है, इस समय गंगा पूरी तरह जल से क्या होती, भरी रहती है। लेकिन सितंबर के बाद से गंगा में, उत्तर भारत की नदियों में जो प्रवाह है, जल प्रवाह बहाव है, उसमें लगातार क्या होने लगती, कमी आने लगती है, क्योंकि सितंबर के बाद से बारिश का महीना क्या होने लगता है, जाने लगता, मानसून जाने लगता। इसलिए सितंबर से जो हमारे हिमालय की जो नदियां हैं उनका जल प्रवाह में क्या होने लगती है, लगातार कमी आती जाती है। इस प्रकार से देखा हम लोगों ने बच्चों की गंगा नदी का जल प्रवाह वर्षा ऋतु या मानसून पर क्या होता है, निर्भर होता है। अब आता है दक्षिण भारत की नदियों का प्रवाह। तो दक्षिण भारत की नदियों की जो प्रवाह है वो ज़्यादातर दक्षिण भारत की नदियाँ हिमालय से नहीं निकली हैं, ना हिमनदों से, क्योंकि पठार पर तो हिमनद है ही नहीं, ग्लेशियर है नहीं, तो दक्षिण भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकलती हैं, ये तो पठारों से निकलती है या कम ऊंचे पर्वतों से निकलती है ना। इसलिए इनकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, यानी कभी ये ज़्यादा पानी का प्रवाह होता है, कभी कम प्रवाह होता है इनमें पानी का। तो इसलिए इनमें प्रवाह जो बहाव की प्रवृत्ति होती है उसमें उतार चढ़ाव देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं ये हिमनदों से नहीं निकलती हैं। इनका बहाव जो है बच्चों, यानी प्रायद्वीप भारत की या दक्षिण भारत की नदियों का बहाव जो है वो मानसून ऋतु में काफ़ी बढ़ जाता है, यानी बारिश की ऋतु में काफ़ी बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा क्या होती है, मतलब हमारे उत्तर भारत की नदियाँ जो हैं उनमें भी प्रवाह जो है वो आपका वर्षा ऋतु में मानसून सीजन में ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो भी मानसून ऋतु में काफ़ी इनका प्रवाह बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? वर्षा के द्वारा नियंत्रित
होती है। बच्चों नदी में जो जल प्रवाह के आयतन का माप जो होता है वो ज़्यादातर क्यूसेक्स या क्यूमेक्स में किया जाता है। क्यूसेक्स या क्यूमेक्स में किया जाता है। नदी के जल प्रवाह के आयतन को मापने का ये क्या है, इकाई है, क्यूसेक्स या क्यूमेक्स। अब आता है हमारा नदी जल उपयोग की सीमा। तो भारत में नदियाँ प्रति वर्ष जल की विशाल मात्रा क्या करती हैं, अपने साथ वहन करती हैं। वहन करती मतलब उसको ढोती हैं, बहाती हैं। किंतु समय व स्थान की दृष्टि से इनका वितरण समान नहीं है ना। नदियाँ भारत की हर साल बहुत बड़ी मात्रा में पानी क्या करती हैं, अपने साथ वहन करती, लेकिन इनकी जो मात्रा है या वितरण है वो समान नहीं है समय और स्थान की दृष्टि से। इसी कारण बच्चों वर्षा ऋतु में अधिकांश जल जो है वो व्यर्थ बह जाता है अथवा बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है ना। इसी कारण वर्षा ऋतु में अधिकतर जल जो है वो नदियों का व्यर्थ में बह जाता है, उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता या फिर बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देता है। जब देश में एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में क्या होता है बच्चों, सूखा उत्पन्न हो जाता है, सूखा पड़ता है ना। वास्तव में ये एक समस्या है बच्चों कि देश में एक तरफ बाढ़ तो दूसरे तरफ सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, तो इस समस्या को जल प्रबंधन के द्वारा हम क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है ना। ये तभी संभव और जल प्रबंधन तभी संभव है जब जल अधिक क्षमता वाली नदियों को अल्प जल क्षमता वाली नदियों से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। अर्थात जो नदियाँ 12मासी हैं, जिन नदियों में 12 महीने पानी रहता है, उन नदियों से जोड़ा जाए जिनमें साल भर पानी क्या रहता है, कम रहता है ना। तो इस तरह से जो ये समस्या है कि एक तरफ बाढ़ तो दूसरी तरफ सूखा, तो इस समस्या को आसानी से क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा, जल प्रबंधन के द्वारा। और जल प्रबंधन में क्या करना है, जल अधिक की क्षमता वाली जो नदियां हैं यानी जो 12मासी नदियां हैं उनको उन नदियों से जोड़ा जाए जिनमें जल की क्या है, कमी पाई जाती है। उदाहरण के लिए बच्चों भारत में हिमालय नदियों को प्रायद्वीप नदियों से जोड़ने की योजना बनाई जा सकती है। हिमालय की नदियाँ हमेशा जल से क्या रहती हैं, भरी रहती हैं और प्रायद्वीप भारत की नदियाँ बरसात में जल से भरी रहती, बाकी दिनों उनमें जल की क्या हो जाती, कमी। तो पहला उपाय क्या कर सकते हैं, हिमालयी नदियों को प्रायद्वीप भारत की नदियों से जोड़ने की योजना बनाई जा सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए गंगा और कावेरी योजना है ना, और दूसरी योजना है गोदावरी कृष्णा योजना है ना। इसी तरह गंगा नहर ना, जो कि आपकी इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर जो कि राजस्थान में है ये नहर, और सतलज और व्यास नदी को जोड़ गया है। और इस सतलज और व्यास को जोड़ने के बाद इंदिरा गांधी नहर जो है वो बनाई गई है। और ये नहर राजस्थान की सूखी भूमि को क्या करती है, सिंचित करती है। तो इस तरह से जल प्रबंधन करके इस योजना से आर्थिक जो क्षति हो रही है देश में उसको समाप्त किया जा सकता है। और ना केवल समाप्त किया जा सकता है बल्कि इससे कृषि उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी और आर्थिक और सामाजिक उन्नति होगी। तो कृषि उत्पादन बढ़ेगा और कृषि उत्पादन के वृद्धि के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक क्या होगी बच्चों, उन्नति होगी। हमारे देश में जल उपयोग से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं ना।
अब वो कौन सी समस्याएं उत्पन्न हैं, जैसे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना होना, है ना। दूसरी समस्या है नदी जल प्रदूषण। तीसरी समस्या है नदी जल में गाद। नदी गाद का मतलब जो नदी अपने साथ अवसाद बहा कर लाती है उसका जमा होना। तीसरी है चौथी है आपका जल का असमान प्रवाह, है ना। पांचवी समस्या क्या है, राज्यों के बीच नदी जल विवाद, है ना। और छठवीं समस्या है बस्तियों के विस्तार के कारण जो हमारी नदी वाहिकाएं हैं वो क्या होती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। नदियों का क्षेत्र क्या होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। किसके कारण, बस्तियों के विस्तार के कारण। तो बच्चों आज ये टॉपिक आपका ख़त्म हो रहा है और अगले वीडियो में हम लोग एक नया लेसन पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों।